वी विल हमने पार्ट 4 तक डिस्कस कर लिया है और हर पार्ट में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। जो जून में एंड दिसंबर में क्वेश्चंस आए थे हमने वो सभी इन्वॉल्व किए हैं इन 4 पार्ट्स के अंदर एंड ऑल्सो इन 5 पार्ट। तो हम डिस्कस करते हैं ये अगले जो हमारे लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे रह गए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, आपको समझ में आया कि बात हो रही है कि अगर हम एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम, अगर मैं कोई रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रही हूँ तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? क्या वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है बिहाइंड द रिसर्च चॉइस की जो टॉपिक जो ऑब्जेक्ट है उसका उस पर डिपेंड करती है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर, कंसेप्चुअल मॉडल्स पर, नेगेटिव फैक्टर्स पर, या रीजंस फॉर अल्टीमेटिंग द स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस किस चीज़ पर डिपेंड करती है हमारी रिसर्च प्रॉब्लम जब हम फॉर्मुलेट करती हैं तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? तो वो डिपेंड करेगी ए मीन्स व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस, कि उसकी चॉइस जो है उसके पीछे वो क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसको वही चूज़ करने के पीछे वो। स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, क्या चॉइस जो उसने चूज़ किया है उसके पीछे क्या रीज़न है, एंड कंसेप्चुअल मॉडल क्या है। साथ ही साथ जब वो हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करता है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस भी कंसिडर किया जाता है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? ए बी सी एंड एफ मीन्स पार्ट डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन डी है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको जब हम फॉर्मुलेट करते हैं तो वो किस चीज़ पर डिपेंड होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, हमें सही ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स विच आर इंटर रिलेटेड इन रिसर्च, जो कि क्या है, जो कि इंटर रिलेटेड है किससे? रिसर्च में। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपिंग कंसेप्ट्स, डिड्यूसिंग द consequences of theories, methods employed to obtain them. Choose the correct answer from the code given below। जो वो हम कोड यहाँ पर दिए गए हैं उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? करेक्ट ऑर्डर किसका बताना है? कंपोनेंट्स का, रिसर्च से रिलेटेड। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या करेंगे? अपने कंसेप्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे कंसेप्ट्स भी डेवलप हो गए तो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस भी बन गई तो उसके बाद डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थ्योरीज, हम अपनी थ्योरीज के कॉन्सिक्वेंसेस को डिड्यूस करेंगे। एंड आफ्टर दैट मेथड्स एम्प्लॉय टू ऑब्टेन दैट, जो भी मेथड्स हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए जो भी हमने एम्प्लॉय करे हैं फिर हम उन मेथड्स को लगाएंगे। तो उसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट दैट इज़ ऑब्जर्वेशन हमने लिया, फिर हमने कंसेप्ट्स को डेवलप किया, उसके बाद हमने हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हमने क्या किया? अपनी थ्योरीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को कम किया और उसके बाद हमने मेथड्स को एम्प्लॉय किया। तो करेक्ट आंसर इज़ बी। ठीक है। 13th क्वेश्चन, देयर आर 2 सेट्स गिवन बिलो। ये थोड़ा सा फोटो क्लियर नहीं है, टेक्स्ट इसका जो है पीडीएफ की क्लियर नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर 2 सेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर रिसर्च टाइप दी हुई है, यहाँ पर उसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। पहले ये बोल रहा है कि फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवेलुएटिव रिसर्च। तो हमारा क्या होगा इसका? फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? फंडामेंटल रिसर्च होता है इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन
थ्रू यूज़ ऑफ इंटरवेंशंस हम अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देन अप्लाइड रिसर्च कौन सी होती है? डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरीज को बिल्ड करके हम क्या करते हैं? इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन को डेवलप करते हैं। एक्शन रिसर्च क्या होती है? सॉरी, यहाँ पर था अप्लाइड रिसर्च। इसको देखिए, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए थ्योरी फॉर यूज़ इन वेरियस सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस के अंदर जो पॉसिबिलिटी होती है थ्योरी को एक्सप्लोर करने की, दैट इज़ द अप्लाइड रिसर्च। एंड एक्शन रिसर्च क्या होता है? हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इंटरवेंशंस के थ्रू क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। फंडामेंटल जो था वो हमारा था कि हम इफ़ेक्टिव एक्सप्लेनेशन को डेवलप करते हैं थ्योरी बिल्ड करके। हमने थ्योरी बिल्ड करके क्या करी? फंडामेंटल रिसर्च करी। अप्लाइड में हमने क्या किया? अलग अलग सिचुएशंस को यूज़ करके पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया। देन एक्शन में हमने क्या किया? हमने इंटरवेंशंस के यूज़ करके अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव किया। देन इवेलुएटिव रिसर्च क्या है? फाइंडिंग आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। द करेक्ट आंसर इज ए। मैं आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से जो क्लियर नहीं है आपको क्लियर हो जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या है? रिसर्च एथिक्स। तो क्वेश्चन क्या है? रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड है कि जो प्रॉब्लम है रिसर्च एथिक्स की वो किस कौन से एस्पेक्ट से रिलेटेड है रिसर्च एक्टिविटी की। तो कौन सा एस्पेक्ट है यहाँ पर? एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। जो भी एविडेंसेस होते हैं हमारी रिसर्च रिपोर्टिंग के बेसिस पर, उन सभी एविडेंसेस के बेसिस पर। तो एविडेंस बेस्ड होते हैं हमारी रिसर्च रिपोर्टिंग पर, वो क्या है? रिसर्च एथिक्स की प्रॉब्लम है। ठीक है। जो ये थर्ड है ना पॉइंट, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, कि जब हम अपनी रिसर्च की पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, तो ये प्लेगरिज्म वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था, ये उससे रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कि जो हमारी रिसर्च एथिक्स की प्रॉब्लम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? जो कि एविडेंस हमारी रिसर्च रिपोर्टिंग पर क्या होते हैं? बेस्ड। देन व्हेन अ रिव्यूअर रिव्यूज़ अ रिसर्च आर्टिकल, जब भी कोई रिव्यूअर रिसर्च आर्टिकल को रिव्यू करता है विदाउट नोइंग द ऑथर्स नेम, अगर मैं किसी रिसर्च आर्टिकल को रिव्यू कर रही हूँ और मेरे को ऑथर का नाम ही नहीं पता, देन इट इज़ रेफर टू अस। तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनोनिमस रिव्यू बोलेंगे, अनकैटेगराइज्ड रिव्यू बोलेंगे, ब्लाइंड रिव्यू बोलेंगे, कि बिहाइंड द कर्टेन रिव्यू बोलेंगे। किस तरह की रिव्यू होगी ये? हमें ऑथर का नाम नहीं पता लेकिन हम रिसर्च आर्टिकल को रिव्यू कर रहे हैं, तो इस तरह की जो रिव्यूअर होता है वो ब्लाइंड रिव्यू करता है। कैसा रिव्यू करता है? वो ब्लाइंड रिव्यू करता है। देन देखो, अब प्लेगरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आता है प्लेगरिज्म। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस किया था, वहाँ से देख सकते हैं उन दोनों पार्ट्स को। प्लेगरिज्म इन रिसर्च इज, अब हमारा क्वेश्चन है कि प्लेगरिज्म जो होती है रिसर्च में वो क्या होती है? तो हमारी प्लेगरिज्म क्या होती है? क्रिएटिंग यूज़ ऑफ प्रीवियस डाटा, क्या हम प्रीवियस डाटा को क्रिएटिवली यूज़ करते हैं? अनस्क्रिपियसली कॉपी करते हैं और उसको यूज़ करते हैं? कोटिंग समवन इन सिटिंग हिम और हर, या रेफरिंग टू प्रीवियस डाटा एंड वर्किंग ओवर इट विद न्यू ऑब्जेक्ट। तो प्लेगरिज्म जो होती है रिसर्च में, उसका मतलब होता है कॉपिंग अनस्क्रिप्टलेसली एंड मेकिंग यूज़ ऑफ इट। अनस्क्रिप्टलेसली हम उस चीज़ को कॉपी करके उस चीज़ को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, तो उसे प्लेगरिज्म बोला जाता है। इन विच मैथड ऑफ अराइविंग एट नॉलेज, इनमें से किस मेथड में जब हम नॉलेज तक अराइव कर जाते हैं तो एम्फेसाइज, जो जोर है वो प्रोसीडिंग्स पर किया जाता है, पर्टिकुलर से जर्नल भी और जर्नल से पर्टिकुलर भी, ना कंबाइंड भी। तो इसमें से कौन सी ऐसा मेथड होगा हमारा रिसर्च का जहाँ पर हमारा पर्टिकुलर टू जर्नल और जर्नल टू पर्टिकुलर दोनों पर जोर दिया जाएगा, दोनों को एम्फेसाइज किया जाएगा? तो ऐसा कौन सा मेथड होता है? इंडक्टिव, डिडक्टिव, साइंटिफिक की एनालॉजिकल?
कौन सा मेथड होता है, वो साइंटिफिक मेथड होता है, जहाँ पर हम पर्टिकुलर से जर्नल भी जाते हैं और जर्नल से पर्टिकुलर भी कंसिडर करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड इज़ द करेक्ट मेथड, जो कि कंबाइंड वे में उसको क्या करता है, यूज़ करता है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट वेरिएबल्स, जब हम अलग अलग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड एस्टैब्लिशिंग द लॉजिकल रीजनिंग, द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, द नेक्स्ट स्टेप इन अ रिसर्च प्रपोजल इज। तो अब हमें क्या है, प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमने क्या कर दिया, अलग अलग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने लॉजिकल रीजनिंग को भी एस्टैब्लिश कर लिया, हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी बना लिया। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल में? क्या हम सर्वेस कंडक्ट करेंगे, हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, ग्रुप डिस्कशंस पे फोकस करेंगे, या इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करेंगे? क्या करना सही रहेगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हाइपोथेसिस को जनरेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हाइपोथेसिस को जनरेट करना। रेफरेंस सर्व्स द पर्पस ऑफ, जो हमारा रेफरेंस है वो किस पर्पस को सर्व करता है? रेफरेंस सर्व करता है लेंडिंग यूथेंसिटी टू द गिवन कंटेंट, जो हमारा गिवन कंटेंट है उसकी यूथेंसिटी को क्या बताता है, रेफरेंस। अगर मैंने किसी का रेफरेंस दिया है अपनी बुक में, तो उससे मेरी यूथेंसिटी का पता चलेगा कि मेरा डाटा जो है, मेरी जो जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हैं वो कितनी ऑथेंटिक है। अगर मैं किसी का रेफरेंस देती हूँ तो करेक्ट आंसर इज ए, lending authenticity to the given content. Last question, सुपरवाइजर्स सर्टिफिकेट ऑन द थीसिस, जो थीसिस में सुपरवाइज़र के सर्टिफिकेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेम एंड फेम होते हैं सुपरवाइज़र के। क्या वो अलग अलग बॉटलनेक्स जो कमी है सिस्टम के अंदर उसे क्लियर करता है, स्कॉलर के वर्क को वेटेज देता है, या उसके काम की ओरिजिनलिटी को इंश्योर करता है? क्या करता है उसका सर्टिफिकेट? सुपरवाइज़र का जो सर्टिफिकेट होता है थीसिस में, वो क्या करता है, वेटेज देता है स्कॉलर के काम को, उसने कैसा काम किया है उसकी क्या है, वेटेज बताता है सुपरवाइजर्स सर्टिफिकेट थीसिस के अंदर। तो अभी तक हमने हर 5 पार्ट के अंदर जो रिसर्च एप्टीट्यूड के किए हैं उसमें 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर के। आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स हब, वहाँ पर भी आपको और क्वेश्चंस और इसकी पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस की लेक्चर्स मिलेंगे, अनअकैडमी पे भी एंड यूट्यूब पे भी। प्रेस